गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्रेब्स साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल के बारे में जानकारी ले रहे थे। हालांकि हमने सिस एकोटिनेट यहाँ तक ही देखा था, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं था कि हम पूरा का पूरा वीडियो इस पर बनाएं, क्योंकि हमें पता है कि ये साइकिल जो है एक 20 मिनट्स के वीडियो में बैठने वाली नहीं है। इस वजह से हमने यहाँ तक बनाया था। आपको याद होगा इससे पहले हमने बताया था कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रहा था और किससे हो रहा था। तो पायरुविक एसिड पहले तो क्रेब्स साइकिल कहाँ ऑपरेट होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ? तो मैट्रिक्स में कहेंगे हम। मैट्रिक्स में पायरुविक एसिड्स जो होते थे, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, उसके 2 पायरुविक एसिड जो होते 3 कार्बन कंपाउंड था पायरुविक एसिड, उसका कन्वर्जन हम देख रहे थे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन कंपाउंड था, और यहाँ पर हमने एंजाइम बताया था पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, राइट, जो कि 3 एंजाइम का एक ग्रुप है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट करने के बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो उसके साथ क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे की ऑक्सीडेटिव पाथवे में जो एंटर करेगा, यानी कि ऑक्सीडेटिव यहाँ पे रिएक्शन, चेन रिएक्शन होने वाली है। तो ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है कि हम इन द प्रेजेंस ऑफ किसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होना। तो यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन होना है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि इसके पास सिर्फ 2 कार्बन बचे हैं। तो इससे पहले होगा क्या कि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ही एक कंपाउंड मिलेगा 4 कार्बन वाला, जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, हमने यहाँ इनिशियल लिखा है, हमने कल आपको बताया था इसका फुल फॉर्म ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इसके साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है कंबाइन होता है, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पर हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर के। ओके, वाटर भी वहां पर अवेलेबल होगा और वाटर के प्रेजेंस में यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। जब ये इन दोनों का कंडेंसेशन हो जाएगा, तब क्या होगा? एक एंजाइम एक्ट होगा। यहाँ पर एक एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज नाम का, एक एंजाइम यहाँ आएगा। तभी इस एंजाइम की हेल्प से यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनेगा किसका? सिट्रिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल कहेंगे या क्रेब्स साइकिल का। तो वो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा कौन सा? ये सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर हमने दिखाया है 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रिक एसिड जो कि फर्स्ट प्रोडक्ट है। बिल्कुल इसी वजह से इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, इस पाथवे को, क्योंकि इसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है सिट्रिक एसिड है। तो यहाँ पर इसके बाद में जो ये 6 कार्बन कंपाउंड है सिट्रिक एसिड, आगे चल के क्या होगा कि यहाँ से फिर से एक एंजाइम एक्ट होगा। अकोनिटेज नाम है उसका। अकोनिटेज नाम का एक एंजाइम यहाँ पर एक्ट होगा और उसका जो सिट्रिक एसिड का कन्वर्जन है वो कर देगा सिस अकोनिटेट में, यानी अकोनिटेट, या हम बोल सकते हैं सिस अकोनिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो सिस अकोनिटेट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि फिलहाल वो भी 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया गया है इस ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सिट्रिक एसिड इनटू सिस अकोनिटेट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हुआ? सिट्रिक एसिड का कन्वर्जन सिस अकोनिटेट में हुआ, साथ ही साथ एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस वाटर को बाहर रिलीज करने की प्रोसेस को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में और इन द प्रेजेंस ऑफ अकोनिटेज, फिर से वही एंजाइम यहाँ पर फिर से वो क्या करेगा? सिस अकोनिटेट को यहाँ पर वो
डायरेक्टली यहाँ फिर से कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट में, यानी आइसोसिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं या तो फिर आइसोसिट्रेट, जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। फिर से ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर दोनों स्टेप में आप याद रखिएगा, यहाँ पर अकोनिटेट काम कर रहा था, यहाँ पर भी एंजाइम कौन सा, अकोनिटेट ही वर्क कर रहा है। तो इस बार क्या होगा, फिर से सिस अकोनिटेट जो बना था यहाँ पर, इसमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है, यानी कि हाइड्रेशन हम जिसे कहेंगे। तो यहाँ हाइड्रेशन होता है, हाइड्रेशन होने के बाद यहाँ पर आइसोसिट्रेट जो है बन जाएगा। तो इस स्टेप में हम देख रहे हैं फिर से क्या हुआ, पहली स्टेप में तो डिहाइड्रेशन हुआ, सिस अकोनिटेट बना, अकोनिटेट के प्रेजेंस में ही फिर से अकोनिटेज एंजाइम क्या कर रहा है, हाइड्रेशन बना रहा है। यहाँ से हाइड्रेशन बनने के बाद आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि वो भी 6 कार्बन वाला ही कंपाउंड होता है। तो इसके बाद में सिस अकोनिटेट जो है, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज हम कहेंगे, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पर आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। किसे, आइसोसिट्रेट को। आइसोसिट्रेट को जब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट कर रहा था, तब क्या हुआ, यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हुआ। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब वहां से कोई एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, वहां से CO2 को, वहां से एक कार्बन को वहां से हटा दिया गया, यानी कि एक कार्बन वहां से चला गया और साथ ही उसके साथ कंबाइन हुआ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो यहाँ से एक CO2 हमने रिमूव होते हुए दिखाया है, CO2। तो यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। इस वजह से हमने कहा कि यहाँ हुआ क्या, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन, राइट। तो इस समय डीहाइड्रोजिनेज भी ऐड थे यहाँ पर, तो वहां से यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम्स वहां से बाहर आएंगे, रिलीज किए जाएंगे, तभी यहाँ क्या होगा, जो कि यहाँ कोफैक्टर पड़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में, NAD+ यहाँ पर हमने दिखाया है। तो तब क्या होगा, वो खुद को रिड्यूस करके वो हो जाएगा NADH2, यहाँ पर हमने दिखाया है NADH2, हमें एक मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन हुए, एक तो डीहाइड्रोजिनेशन हुआ, हाइड्रोजन को वहां से रिमूव किया और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहां से निकाल दिया, यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन भी हो रहा था। तब हमें यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट मिल गया, यहाँ की मॉलिक्यूल मिल गया, जो कि NADH2, जिसे हम कहेंगे निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। फिर बाद में अब देखिए यहाँ क्या हुआ, आइसोसिट्रेट को जब से अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था, डी कार्बोक्सिलेशन की वजह से यहाँ से एक कार्बन चला गया। आइसोसिट्रेट तो था 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन अब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड होगा 5 कार्बन कंपाउंड। समझ गए, यहाँ पर एक कार्बन के चले जाने की वजह से यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बन गया 5 कार्बन वाला कंपाउंड। इसके बाद आप देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड को सक्सिनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। तो वो कौन करता है, तो यहाँ पर देखिए अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का यहाँ पर एक एंजाइम है, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। इसकी हेल्प से यहाँ पर सक्सिनिल कोएंजाइम A बन रहा है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो रहा है, दिस स्टेप में क्या होगा, एक कोएंजाइम मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो रहा है और फिर से यहाँ पर एक CO2 चला जा रहा है। हमने यहाँ पर CO2 को बाहर जाते हुए दिखाया, तो इसका मतलब हुआ क्या, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर फिर से वही स्टेप हुई, फिर से यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज एक्ट हुआ, यानी कि यहाँ पे फिर से हमें एक NADH2 मॉलिक्यूल मिल गया। तो हमें अब तक कितने NADH2 मिले, यहाँ पर एक है और ये दूसरा वाला, तो यानी 2 NADH2 हमें मिल चुके हैं। और साथ ही साथ हमारा ये सक्सिनिल कोएंजाइम A जो बन गया है, यहाँ पर कोएंजाइम को भी ऐड किया गया, तब जाकर हमें सक्सिनिल कोएंजाइम A मिला। और वो कितने कार्बन वाला था, तो वो 4 कार्बन कंपाउंड था सक्सिनिल कोएंजाइम A। फिर नेक्स्ट स्टेप में
नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सक्सिनेट थायोकाइनेज नाम का एक एंजाइम यहाँ पर है, सक्सिनेट थायोकाइनेज। ये क्या करेगा, सक्सिनिल कोएंजाइम से कोएंजाइम का ग्रुप जो है यहाँ से हटा देगा। ओके, यहाँ से हटा दे रहा है और काइनेज एक्टिविटी यहाँ पर होगी, यानी कि फॉस्फोराइलेशन होगा और यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल का, उसे हम कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, तो ये यहाँ पर ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मींस क्या है वो, एडीपी, यहाँ पर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इसको कन्वर्ट किया जा रहा है एटीपी में, यानी कि हमें यहाँ पे एक डायरेक्ट एटीपी मिल रहा है। जहाँ जहाँ हमें डायरेक्ट एटीपी मिलेगा उस तरह के प्रोडक्शन को हम कहेंगे, उस तरह के फॉस्फोराइलेशन को कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पर एक एटीपी मिल गया, साथ ही साथ कोएंजाइम को भी यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर कोई डीकार्बोक्सिलेशन दिखाई नहीं दे रहा, या तो फिर डीहाइड्रोजनेशन भी यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ थायोकाइनेज की हेल्प से यहाँ एटीपी प्रोड्यूस कर दिया गया और कोएंजाइम को हटा दिया गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें कौन मिला, सक्सिनिल कोएंजाइम से अगर कोएंजाइम हट गया तब क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया सक्सिनेट में, यानी कि सक्सिनिक एसिड में। वो भी कितने कार्बन वाला होगा, 6 कार्बन। तो सक्सिनिक एसिड और सक्सिनेट को फिर क्या करेगा, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम, देखिए यहाँ पर डीहाइड्रोजिनेज फिर से आ गया, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज क्या कर रहा है, सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट कर रहा है, फ्यूमेरेट यानी कि फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, जो कि 4 कार्बन वाला है। यहाँ कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एफएडी यानी कि फ्लेविन एडिनाइन जो वहाँ पर कोफैक्टर का काम करेगा, इसकी हेल्प से, यानी जब डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज हो रहा है, एक्टिविटी डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो तब जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज किए जाएंगे उनको रिड्यूस कर लेगा खुद को ये और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। तो हमें यहाँ पर तीसरा जो मॉलिक्यूल मिल गया वो क्या है, FADH2, एक प्रोडक्ट है। यहाँ पर हमने पहले देखा NADH2 मिला, फिर से NADH2 मिला और यहाँ पर FADH2 भी मिल गया, और साथ ही प्रोडक्ट कौन सा है यहाँ पर, फ्यूमेरेट, जो कि 4 कार्बन वाला। अब अगली स्टेप में आप देखिए, फ्यूमेरेज नाम का एक एंजाइम है, फ्यूमेरेज नाम का एंजाइम क्या कर रहा है, फ्यूमेरेट को कन्वर्ट कर रहा है मैलेट में, यानी कि वो भी फिर से 4 कार्बन वाला ही कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर इस कन्वर्जन में क्या हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है एंटर कर रहा है, यानी कि हाइड्रेशन यहाँ पर हमने दिखाया है, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है वहाँ पर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन हो गया, जैसे भी हाइड्रेशन हो जाएगा फ्यूमेरेट का कन्वर्जन मैलेट में हो जाएगा, जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब यहाँ पर देखिए मैलेट जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, मैलेट डीहाइड्रोजिनेज की हेल्प से, यहाँ से डीहाइड्रोजिनेज का मतलब आप साफ समझ चुके हैं, वहाँ से कुछ हाइड्रोजन के आइटम्स वहाँ से रिलीज कर दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रोटॉन्स को हटा दिया जा रहा है, और उनकी हेल्प से NAD जो प्लस है खुद को रिड्यूस कर रहा है और बना रहा है यहाँ पे फिर से NADH2, यानी कि ये कितना हमारे पास NADH का नंबर कितना है, 3rd, और एक हमारे पास FADH2, राइट, और एक क्या हो गया हमारे पास ATP। तो ये जो है हमारे प्रोडक्ट्स हैं। साथ ही साथ मैलेट जो है यहाँ पर जब भी मैलेट डीहाइड्रोजिनेज यहाँ पर कन्वर्ट कर रहा था, तब हाइड्रोजन्स को यहाँ रिलीज कर दिया और बन गया यहाँ पर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि हमारा कंडेंसेशन में फिर से काम आने वाला होता है। तो हुआ क्या, हमने देखा कि बस यहाँ पर हमने एसिटाइल, यानी कि मान लीजिए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ने क्या किया, बस इसकी हेल्प कर रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम 1 को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद को उसके साथ मिला रहा है, और क्या हो रहा है, जब उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन उसका हो जा रहा है, साथ ही साथ एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है, ये हिडन फॉर्म वाली एनर्जी है, इनको रिलीज करते समय
क्या हो रहा है, फिर से बाद में वो खुद के फॉर्म में आ जा रहा है। तो इसका खुद का फॉर्म वापस आ गया, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडाइज कर दिया गया और हमें जो है जो चाहिए था वो हमें मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी थी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ NADH2 है, इन द फॉर्म ऑफ FADH2 है और इन द फॉर्म ऑफ ATP भी हमें मिल चुके हैं यहाँ पर। तो ये तो है क्रेब्स साइकिल। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा एक चेन रिएक्शन देखी, साइक्लिक चेन। तो यहाँ हमने देखा था कि पायरुवेट जो है, पायरुविक एसिड जो है, कितने एसिटाइल कोएंजाइम बना रहा था, 2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे हमने लिख दिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो क्या होगा, ये जो क्रेब्स साइकिल है तो ये भी 2 बार ऑपरेट किए जाएंगे, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो 2 बार होगा। तो वहां से मिलने वाले जो जो प्रोडक्ट है हमें वो डबल मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि अब तक हमें कितने ATPs मिल चुके हैं। ओके, तो हम पहले बात कर लेते हैं ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में हमने देखा था कि हमारा नेट प्रोडक्शन देखेंगे, वहाँ पर टोटल प्रोडक्शन वहाँ 10 ATPs का था, लेकिन हमने देखा कि 2 ATPs जो है वहाँ पर यूटिलाइज कर चुके थे। तो ग्लाइकोलिसिस में हमें क्या मिला था कि 2 ATPs डायरेक्ट मिल चुके थे। वैसे तो 4 डायरेक्ट थे, हमने 2 माइनस करके बता रहे हैं कि 2 ATPs, और जो है हमारे पास मिल गए थे क्या, 2 NADH2, राइट। 2 NADH2 के कितने ATPs मिलेंगे, फिर 6 ATPs। तो हम कहेंगे यहाँ पर 6 और 2 और 6 कितने, 8 ATPs नेट प्रोडक्शन है हमारा किसका, ग्लाइकोलिसिस का। ग्लाइकोलिसिस में हमें 8 ATPs मिल गए। और हमने यहाँ भी देखा था कि यहाँ जब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा था और यहाँ से कार्बन मॉलिक्यूल को, वहाँ से कार्बन को निकाल रहा था। तभी हमने देखा था कि यहाँ पर भी हमें एक 2 मॉलिक्यूल होते, 2 टाइम हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 भी मिल रहे थे। यहाँ पर NAD जो है फिर से यहाँ हमें NADH2 दे रहा था। तो 8 ATPs ग्लाइकोलिसिस के हैं, तो हम डायरेक्टली ले लेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। ओके, तो इस तरह से ग्लाइकोलिसिस का हमारा नेट प्रोडक्शन कितना है, 8 ATPs, राइट। अब देखिए यहाँ पर पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम में होते समय हमें दो जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 मिल रहे थे, यानी कि 6 ATPs यहाँ मिल रहे थे हमें, तो हम इनको भी ले लेंगे 6 ATPs। आपको याद होगा हमने बताया था कि ग्लूकोज से एक ग्लूकोज को जब कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो हमें टोटल नंबर जो है ATP का नियर अबाउट 38 ATPs मिल जाते हैं। तो इतने ATPs हो रहे हैं, हम अभी आपको दिखाएंगे। तो देखिए 6 ATPs यहाँ है, राइट। अब देखेंगे हम एक क्रेब्स साइकिल में, अब बाकी हम क्रेब्स साइकिल से पहले वाले जितने ATPs हमें मिल रहे थे नेट, वो सब यहाँ हमने ले लिए। देखते हैं हम यहाँ पर कितने हैं बिफोर क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ मिल गए हमें 14 ATPs, राइट। तो 14 ATPs हमें बिफोर क्रेब्स साइकिल भी मिल रहे थे। अभी क्रेब्स साइकिल में क्या है देखिए, 1 2 और ये रहा 3, यानी कि 3 कहाँ, यहाँ लेंगे 3 NADH है, NADH2 है हमारे पास, यानी कि 3 NADH2 का मतलब है हमारे पास कितने ATPs मिलेंगे, बाद में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में जाकर 9 ATPs यहाँ से निकाले जाएंगे। और हमारे पास 1 FADH2 भी है, तो यहाँ पर हमें 2 ATPs मिल जाएंगे। हमने आपको बताया था कि एक NADH2 हमें देता है 9 ATP, एक NADH2 हमें देता है 3 ATPs,
और वन FADH2 देता है 2 ATPs। तो यही हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये कब देंगे? अगली जो रिएक्शन होने वाली है यही माइटोकॉन्ड्रिया में, कौन सी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तब क्या किया जाएगा? इन हिडन फॉर्म वाली एनर्जीज को बाहर निकाला जाएगा, यानी ATP वहाँ बनाए जाएंगे इसमें जो ATP है। जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं 3 NADH2 से हमें मिल गए 9 ATPs, एक FADH2 से मिल रहे 2 ATPs, और हमारे पास एक सबस्ट्रेट लेवल का डायरेक्ट ATP भी प्रोड्यूस हुआ है। तो ये रहा 1 ATP वो डायरेक्ट वाला। तो क्रेब्स साइकिल का यानी कि TCA का प्रोडक्ट ये रहा, ये 3 है। तो हम इन्हें लेंगे तो कंप्लीट देखते हैं कितने हो रहे हैं। यहाँ पर एक साइकिल का ले रहे हैं हम, तो यहाँ हो गए 9, 11, 12 ATPs पर साइकिल, राइट? 12 ATPs पर साइकिल। तो हम क्या करें कि ये एसिटाइल कोएंजाइम एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम गिव्स 12 ATPs, राइट? तो हमारे पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम थे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 12 प्लस 12, फिर से अगर क्रेब्स साइकिल इसी से होती है अगले एसिटाइल कोएंजाइम से, तो हमारे पास कितने ATPs हो गए? फिर 24 ATPs। हमने 2 एसिटाइल कोएंजाइम जो कि यहाँ बन चुके थे हमने देखा था। एक ग्लूकोज को हमने जब ऑक्सीडाइज किया तो 2 पायरुविक एसिड मिले, 2 पायरुविक एसिड से हमने बनाए 2 एसिटाइल कोएंजाइम A, और इनको 2 बार हमने क्रेब्स साइकिल जब यहाँ पर ऑपरेट हुई तब हमें टोटल एनर्जी मिल रही है 24 ATPs। तो वो 24 और इससे पहले वाले 14 ATPs यहाँ पर देखते हैं कितने होते हैं। 24 प्लस 14 यानी 14 प्लस 24 38 ATPs आ गए हमारे प्रोडक्ट्स। हमने कहा था कि एक ग्लूकोज को जैसे ही अब हम ऑक्सीडाइज करेंगे कंप्लीटली, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका अगर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा तब हमें टोटल प्रोडक्शन जो है नेट प्रोडक्शन कितना होगा? तो 38 ATPs हमें मिल जाएंगे। तो ये थी हमारी साइक्लिक चेन वाली रिएक्शन, यानी कि क्रेब्स साइकिल, जिसे हम कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या तो फिर कहेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल। सो दिस इज द TCA pathway, okay?